चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और एक बार कि अपन ने अभी तक के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। और अभी टारगेट है किसका? एसएससी जेई का। तो आप यदि एई के लेवल के क्वेश्चन यदि लगाते हो, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका ना क्वेश्चन जो आएगा, तो एक जो दायरा होता है वो आपका कवर हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और इजीली आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ना थोड़ा सा क्वेश्चन लगा के जाओ और अधिक क्वेश्चन लगा के जाओ। समझ रहे हो? थोड़ा सा हाई ऊपर लेवल का क्वेश्चन लगा के जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएगा। तो हमने अभी तक के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आपको पीछे जाके आप देख लीजिए, एसएससी जेई के प्री के क्वेश्चन देख अपन ने लगा चुके हैं, ठीक है, जो भी मेडी जी के बुक के हैं, है ना, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तीसरी चीज आपकी एसएससी जेई का ये हो गया, फिर एई का हो गया, ठीक है, यही के लगा ही रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ईएससी की भी क्वेश्चन यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, बस टाइम का थोड़ा सा अभाव ना होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से अपन कवर करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा हम कहीं फंस चुके थे, इसी वजह से आज लेक्चर आने में थोड़ा सा देर हो गई। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए बात करते हैं अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन वन ब्रिक, ठीक है, मोर देन वन ब्रिक, मोर देन वन एंड हाफ ब्रिक, मोर देन वन एंड हाफ ब्रिक, द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कौन सा आपका जो बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, किस चीज के लिए? फॉर वॉल हैविंग थिकनेस, ठीक है, एक वन एंड एक और उसका हाफ, ठीक है, एक और हाफ मतलब कि वन एंड हाफ ब्रिक की यदि वॉल बनाना है आपको, तो उसके लिए आपका ज़्यादा बेस्ट बॉन्ड कौन सा रहेगा? ठीक है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड रहेगा या इंग्लिश बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये यहाँ से कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे ना आपका इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से रहेगा। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फ्लेमिश बॉन्ड अच्छा है, एक चीज एक बात याद रखो, और क्वेश्चन आपका कैसा आता है कि जो अरेंजमेंट होता है ब्रिक्स का, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिक्स के अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो यदि आपका इस तरीके का हेडर, फिर उसके बाद में स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर यदि आता है, तो ये बॉन्ड कौन सा कहलाता है आपका? फ्लेमिश, ठीक है, कौन सा? फ्लेमिश। तो मैंने इसकी एक आपको ट्रिक भी बना के बताया था, क्या? HSU और यहाँ पे फ्लेमिश, राइट। तो मतलब कि हसू फ्लेमिश ऐसा करके मैंने बना के बताया था। भाई कुछ भी बना दिए थे ना अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। एच से आपका हेडर, स्ट्रेचर और यहाँ से अल्टरनेट, ठीक है, और यहाँ पे फ्लेमिश, राइट। चलिए, अब यहाँ पे जो बात बोल रहा है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अच्छा बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है, अच्छा बॉन्ड कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका होएगा कौन सा? इंग्लिश बॉन्ड। समझ रहे हो? इंग्लिश बॉन्ड, राइट। इंग्लिश बॉन्ड यहाँ पे अच्छा बॉन्ड होता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना। इन अ वुडन डोर, इन अ वुडन डोर, स्टाइल इज द, ठीक है, स्टाइल इज द, ये क्या चीज होती है? आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, ठीक है, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर, ये क्या होता है? स्टाइल जो नाम का वर्ड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो मैं आपको इसकी ना बैकग्राउंड ही बता देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड ही अपन इस मतलब कि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ही बता देता हूँ, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, क्या चीज? टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो होता है आपका, ठीक है, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ शटर इज नोन एज टॉप रेल, उसको टॉप रेल बोला जाता है, ठीक है, उसे टॉप रेल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है वो कहलाता है लॉक रेल, ठीक है, मिडिल वाला लॉक रेल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्टिकल आउटसाइड मेंबर, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर इज नोन एज स्टाइल्स और स्टाइल्स, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक चीज ये भी बोलते हैं,
ठीक है। और दूसरी चीज अपन क्या बोलते हैं, ये भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल आउटसाइड मेंबर है, वर्टिकल आउटसाइड मेंबर, ठीक है, वर्टिकली आउटसाइड जो मेंबर है वो आपका क्या कहलाएगा, स्टाइल्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया आपका, मिडल हॉरिजॉन्टल आउटसाइड। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, याद रहेगा ना भाई, वर्टिकल बोल रहा है ना, वर्टिकल मेंबर। जैसे कि मैं आप पे ही बोल के चलता हूँ, आप हो वर्टिकल, और आप अपनी स्टाइल को बनाने के लिए, आउटसाइड में दिखाने के लिए, ठीक है, क्या करते हो, स्वैप करते हो। तो वैसे ही याद रख लो ना, हाँ, आप हो वर्टिकल मेंबर जिसमें आउटसाइड आपको दिखाना है क्या, स्टाइल अपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। From practical consideration and effective working of the ventilation system, the desired value of rate of air, ठीक है, changes per hour। ये वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी वेंटिलेशन वगैरह की। तो वेंटिलेशन में जो आपकी एयर है वो कितने टाइम से यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका आवागमन वगैरह, ठीक है, उस चीज की उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, 20। ठीक है, 20, राइट। इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी ले लो, जिससे कि आपका क्या हो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि बनता है तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, एयर चेंजेस पर हावर और एयर चेंजेस पर रेट, ठीक है, मतलब ACH या ACPH, एयर चेंजेस पर हावर, ठीक है, इज मेजर ऑफ द एयर वॉल्यूम एडेड टू और रिमूव्ड, ठीक है, एडेड एंड रिमूव फ्रॉम अ स्पेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। ठीक है, तो ACPH जो होता है आपका, एयर चेंज पर हावर, इक्वल्स टू आपका होता है क्या, 60 थीटा डिवाइड में आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, 60 थीटा डिवाइड में वॉल्यूम। थीटा जो है आपका यहाँ पे, थीटा है आपका यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट वेरीज फ्रॉम अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 to 30। ये जो वेरी करता है, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम, ठीक है, इट्स वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 to 30, 4 से 30 के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, अब यहीं पे याद रखना, फॉर वेंटिलेशन पर्पस द वैल्यू ऑफ ACPH शुड बी केप्ट अराउंड 20, राइट। 4 से 30 के बीच में वेरी करता है, बट वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपका क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, वेंटिलेशन पर्पस के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक लाइम इज, ठीक है, क्विक लाइम इज, यहाँ पे क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रेट हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा और नॉर्मल क्वेश्चन है। क्विक लाइम क्या होता है आपका, सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, राइट। चलिए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, CaO, ठीक है, CaO क्या होता है, ये क्विक लाइम होता है, राइट। बंदे ना कंफ्यूज बहुत होते हैं, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये एक होता है आपका CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें कई बंदे क्या बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोल देते हैं। ना रे बाबा, ये हाइड्रेटेड लाइम होता है। क्या होता है ये, हाइड्रेटेड लाइम, राइट, हाइड्रेटेड लाइम। अब कैसे याद रखिए कि हाइड्रेटेड लाइम है, इसमें H आ गया ना मेरे चाचा, H आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, याद रहेगा। अब भाई हर चीज का तो जुगाड़ हम किए ही दे रहे हैं, है ना, किसी बात की प्रॉब्लम तो होने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको बस हमारा लेक्चर देखते रहना है, जिससे कि आपकी भलाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन masonry
कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन। ठीक है, जो स्टोन पे आपका प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है, उस चीज की बात की जा रही है। स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी राइट along the direction of bedding planes at 30 degree direction of bedding planes, 45 degree degree direction of bedding planes, ठीक है, perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, डी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स राइट। चलो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्टोन्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि जो स्टोन है आपका एक ब्रिटल मटेरियल की तरह ये क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, ये टेंशन को बियर नहीं कर सकता, टेंशन बियर नहीं कर सकता ब्रिटल मटेरियल को, ये ब्रिटल मटेरियल की तरह ये एक्ट करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो ब्रिटल मटेरियल होता है ये कंप्रेशन में, कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, बट हैव लेस स्ट्रेंथ इन सियर ड्यू टू जॉइंट्स, बिल्कुल सही बात है। जो सियर होता है ना, सियर में ये वीक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जब भी मेसनरी करोगे, स्टोन मेसनरी करोगे, तो क्या करोगे कि ये कुछ ऐसा स्टोन है, इसको आप यहाँ पे क्या लगाओगे, मोटार, मोटार बीच में लगाओगे, मोटार बीच में लगा दिया, फिर दूसरा आपका स्टोन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि ये क्या होगा कि थोड़ा बहुत फोर्स आपका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग गया तो क्या हो जाएगा, सियर कर जाएगा। ठीक है, सियर कर जाएगा। तो सियर हो जा यदि सियर वाली प्रॉब्लम आ गई तो आपका जो है ना वाल क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, मेसनरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो आगे और बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट्स होते हैं ना, इसलिए सियर में वो कमजोर होता है। Hence, the load application on stone is preferred in the direction perpendicular to the bedding planes, so that compressive stress are generated and no shear stress is generated. This effect is also known as axis trophy effect। ठीक है, एक्सिस ट्रॉफी अफेक्ट, ये चीज याद रखना। अच्छी चीज अपने को यहाँ से मिल गई, अपन ने थोड़ा सा खोदा और निकल गया हीरा। तो यही चीज है, ये क्या, एक्सिस ट्रॉफी। यहाँ पे अपने को एक वर्ड मिल गया जो आपका कहीं पर भी पूछ सकता है, ये बोल देगा, ये वाला नाम दे देगा, ये इफेक्ट क्या होता है बोल देगा। तो ये इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका लोड है, प्रेशर है ना, स्ट्रेस है, वो कैसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे, जल्दी जल्दी। जितना तुम कवर अप करके रखे होगे उतना ज्यादा तुम्हारी सेहत के लिए भी और तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स इज कास्ट ड्यू टू, ये क्वेश्चन तो मैं आप देखे ही होंगे, ये क्वेश्चन सड़ चुका है। और ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको कई बार बोलते रहता हूँ, जैसे यूट्यूब पे सदाबहार नगमे कई लोग देखते हैं, उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी यदि आप नोट्स बना रहे होंगे, यदि आलसी वालसी छोड़ के नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें इस चीज को डाल लेना। तो ये होता है क्या, एल्कलिस की वजह से, किसके वजह से, एल्कलिस वगैरह जो होते हैं उसके वजह से राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी थोड़ा सा, और हाँ इसके अपन थोड़ा सा डीप में मतलब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं जिससे कि हमको ज्यादा अच्छे से याद रहे। एफ्लोरेसेंस इज अ क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन salty deposit that occurs on surface of brick। ठीक है, it occurs when alkali salts are present in the brick। समझ में आ रही कुछ बात, एल्कली साल्ट, एल्कली जो एल्कली आपके साल्ट होते हैं है ना, वो आपके ब्रिक में क्या है, प्रेजेंट है, ब्रिक में प्रेजेंट है राइट, ब्रिक में आपके प्रेजेंट है। तो उस वजह से होगा क्या, ब्रिक में साल्ट प्रेजेंट है, इस वजह से आपका देखो आगे, वे इट अकर्स व्हेन, ठीक है, वाटर ऑन इवोपरेशन लीव्स बिहाइंड द साल्ट
ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक विच गिव्स राइज टू एक्सप्लोरेशन। ज्यादा कुछ यहाँ पे खास अपने को सीखने को नहीं मिला, पर जो भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला वो अच्छा ही मिला, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे समझो बात को। ठीक, जो आपके एल्कली साल्ट होते हैं ना, उसके वजह से आपके एफ्लोरेसेंस बन के आ जाते हैं, क्योंकि आपका इवोपोरेशन होता है ना भाई, आपका जो ब्रिक होता है वो ड्राई होता है, ड्राई होते होते आपका क्या होता है, ड्राई होते होते उसमें ऐसे कुछ एफ्लोरेशन पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, एल्कलीज की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट, ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टिम्बर की बात है ये, टिम्बर में जो एक डिफेक्ट आता है उसकी बात हो रही है। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट। तो ये डिफेक्ट ऑफ टिम्बर है या डिसीज ऑफ टिम्बर है, क्या चीज है, क्या चीज है आखिर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट। समझ में आ रहा है, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। और ये किसकी वजह से होता है, फंगाई के अटैक की वजह से। जो फंगाई होता है ना, फंगाई के अटैक से ये चीज होती है। बात समझ आ रही है आपको, हाँ यही चीज। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो याद रहेगा ना, ड्राई रॉट और जो वेट रॉट है, ये डिफेक्ट है, समझ रहे हो, डिफेक्ट है। जैसे कि ये ड्राई में डी आ गया, इसको ऐसे याद कहाँ रख पाओगे यार। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। क्या है डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, देखो इसको याद रखने का मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट, ठीक है, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट, ये है एक तरीके से फैक्ट, एक तरीके से फैक्ट है किसका, टिम्बर में एक तरीके से फैक्ट है, याद रख लो। राइट, फैक्ट, वास्तविकता है। ठीक है, तो फैक्ट से आपका डिफेक्ट हो गया, बस याद है यार, कुछ भी करो भाई, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपको बताते चले कि हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है राजस्थान पीएससी के क्वेश्चन, एई के क्वेश्चन। मामूली मामूली क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो, बोल रहा है यहाँ पे, which of the following is responsible for initial set and high heat of hydration। इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा होता है, ये बड़ा क्वेश्चन। देखो कई कई क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके क्वेश्चन बनाने वाले के लिए फेवरेट माने जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा, कौन सा, C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। देखो चलिए इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इन कीपिंग विद इट्स हाई बेसिकली, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स मोस्ट स्ट्रांगली विथ वाटर ऑफ ऑल। वाटर से क्या होता है कि स्ट्रांगली कनेक्ट, मतलब ये वो होता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द पोर्टलैंड क्लाइंबर, ठीक है, पोर्टलैंड क्लाइंबर फेस। इट्स हाइड्रेशन, its hydration to phases of the form, ठीक है, Ca2AlO3 OH NH2O leads to initial set and high heat generation। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, इतना याद रखना है। जो C3 होता है हाई हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, C3 जो होता है आपका हाई हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हाई हीट ऑफ जनरेशन यहाँ से होती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा फास्ट आपका रिएक्शन ही करता है, राइट, और जल्दी खत्म हो जाता है। बहुत अनस्टेबल टाइप का चीज होती है ये। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग line and the highest point of the inner curve of an arch is known as, ओ हो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिन बाद में देखने को मिला। जो आपका आर्च होता है, ठीक है, इस तरीके का आपके आर्च होते हैं, ठीक है, आर्च इस तरीके का ही होता है ना। अब इसमें बोल रहा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व, ठीक है, ऑफ एन आर्च इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, तो ये होता है राइस, राइट, समझ गए, ये होता है राइस। किस किस के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस
between the springing line and highest point of the inner curve. Highest point of the inner curve of an arch is known as. बात समझ में आ रही है आपको? वो कहलाता है आपका राइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिंग एंड बॉल एपरेटस इज यूज्ड फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन। जो रिंग और बॉल टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? विस्कोसिटी के लिए किया जाता है, पेनिट्रेशन के लिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए एंड डक्टिलिटी के लिए। तो ये किया जाता है आपका किसके लिए? सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रिंग एंड बॉल टेस्ट। रिंग एंड बॉल टेस्ट जो होता है आपका, रिंग एंड बॉल टेस्ट जो होता है आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, आपने देखे होंगे जो बॉल होती है वो एक तरीके से सॉफ्ट होती है ना, उसे दबाओ तो इजीली दब जाता है बड़े आसानी से। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे अपने दिमाग में बिठाल के याद रखना है कि जो बॉल वाला एपरेटस वगैरह होता है वो सॉफ्ट होता है, या सॉफ्टनिंग टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं जल्दी से आपका error due to error due to bed ranging is error due to bed ranging is। आपने क्या किया, रेंजिंग गलत तरीके से लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कम्युलेटिव पॉजिटिव, कम्युलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिव एंड नेवर सीरियस क्या हो जाएगा इसका? तो इसकी यदि बात करें हम तो कम्युलेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, कम्युलेटिव पॉजिटिव होता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि कम्युलेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। एरर ड्यू टू बेड रेंजिंग इज cumulative positive. It is because the error introduced due to bed ranging is always positive and it keeps on increasing. Error, ठीक है, is positive when the measured length is more than actual। अब ये जो कहानी है सारी की सारी, है ना, ये जो कहानी है सारी की सारी कुछ नहीं है, बस याद रखना है आपको कम्युलेटिव पॉजिटिव। यदि रेंजिंग का बात आया, रेंजिंग की बात आई, तो रेंजिंग जो यदि कहानी रेंजिंग वाली आई तो रेंजिंग में ना आपका यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। कम्युलेटिव पॉजिटिव होता है, याद रखना है पॉजिटिव। रेंजिंग बोले तो पॉजिटिव। तो जो एक रेंजिंग, जैसे कि यदि याद करना चाहे रेंजिंग को, तो जो रेंजर वगैरह होते हैं वो एक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो किससे रिलेटेड होते हैं? जंगल वगैरह से। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ भी याद रखो, कैसे भी याद रखो, अपने को क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखना आप 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड आपका एगोनिक लाइंस क्या होता है? ठीक है, आपका क्या होता है? इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जीरो डिक्लिनेशन है आपका, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन है आपका ऑन द अर्थ सरफेस एंड जो, ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो क्या कहलाई? तो ऐसी लाइन आपकी कहलाती है एगोनिक लाइन। कौन सी लाइन? एगोनिक। इसको अब याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। जीरो कैसे बनता है? कुछ इस तरीके का, है ना, इस तरीके का बनता है ना, इस तरीके का। एगोनिक का मतलब क्या हो गया? एग, एग आया कि नहीं? बस एक से ये जीरो हो गया। एग भी तो आपका ऐसी जीरो की तरह बनता है ना, तो बस, ठीक है, ये हो गया, राइट, ऐसा। तो आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो?
भाई कैसे भी बनाओ यार, चीजें याद रहनी चाहिए भैया, क्योंकि अपना क्या है, अभी बहुत सारा सिलेबस सिविल आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सिविल जो होता है ना, पूरी ब्रांच का बाप होता है, इसको दादा बोलते हैं, सिविल को दादा, और बाकी सब बच्चे बच्चे होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में गर्व करना कि अपन दादा हैं, भले से पढ़ाई मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं पढ़ाई करना जरूरी है, मजाक कर रहा था। द कर्व द कर्व सरफेस विच एट every point is perpendicular, curve surface which at every point is perpendicular to the direction of gravity at that point is known as। अच्छा, जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? अ लेवल प्लेन, अ लेवल सरफेस। तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ऐसे चीज को अपन बोलते हैं लेवल सरफेस, राइट। क्या बोलते हैं? लेवल सरफेस। ठीक, क्योंकि देखो, पर देखो एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एवरी पॉइंट जो है आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं लेवल सरफेस, राइट। लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, राइट, ये चीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका याद रहेगा ना? याद रहेगा ना मेरे भाई? जो जो एवरी पॉइंट यदि परपेंडिकुलर हो गया ग्रेविटी के, ये जी एक चीज होती है ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये ग्रेविटी, इसके परपेंडिकुलर जो भी हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो भी हो गया, तो वो कहलाता है क्या? लेवल सरफेस, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका। चलिए, क्वेश्चन फिर से देखो, रिपीट हो गया भाई मेरे, खुशखबरी मिल गई आपको, रिपीट क्वेश्चन, राइट। बोला था मैंने, स्पायर टेस्ट का एक क्वेश्चन वो बनाया था, ट्रिक बनाया था क्या? हरिवर, हरिवर, स्पायर, स्पायर, हरिवर से इंस्पायर हो गए थे ना अपन लोग, हरिवर से इंस्पायर हो गए थे। हरिवर बोले तो नारायण हरिवर वाली कहानी है ना, वही चीज। तो उसमें क्या था वाले, इसमें ऑप्शन दिया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो बात आई हॉरिजॉन्टल सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। इफ अ ट्राइपॉड settles in the intervals that elapse between taking a backside reading and the following forward reading, then the elevation of turning point will, right, increasing, decreasing, not change, may increase or decrease। ठीक है, if a tripod settles in the interval that elapse between taking backside, और ये सारी चीज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना। करेक्ट बैक साइड इज मेजर्ड बाय यूजिंग, करेक्ट बैक साइड is measured by using the instrument. Then if the tripod settles, the reading for foresight will come out to be less, thus making the elevation slightly higher, right। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोल रहा है? एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स करेक्शन इज यूज्ड, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स इज यूज्ड, ठीक, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स करेक्शन इज यूज्ड, राइट, इज यूज्ड। इसके ये जो है इसका यूज कैसे करते हैं? द लेंथ आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, राइट, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स करेक्शन is used, right, axis method of traverse correction is used। इसमें क्या हो जाएगा? the length are measured very accurately, the length are measured very accurately, सॉरी द एंगल। ठीक है, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स में आप क्या करेक्ट करेक्ट क्या मेजर करते हो? ठीक है, इसको ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये घूमते रहता है। द परसेंटेज एरर इन एंगल्स एंड लेंथ इज सेम, नाइदर एंगल्स nor length are measured accurately, axis method of traverse, right।
क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा आपका बी, द एंगल आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखना, ट्रेवर्स की बात हो रही है, ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्स इस तरीके से बनता है आपका, ऐसा हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ से यूं हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, इस तरीके का आपका ट्रेवर्स बनता है। अब इसी ट्रेवर्स में आप देखो, यहाँ से कुछ एंगल होगा, ठीक है, 60, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 110 वगैरह, इस तरीके का आपका यहाँ पे इस तरीके का एंगल बनता है। तो क्या कर रहे हो, ट्रेवर्स में आपका जो एंगल, मतलब कि जो एक्सिस है, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रेवर्स क्या नापती है, क्या क्या करेक्ट एंगल को, एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली। तो एक्सिस बोले तो ये ही तो एक्सिस है आपकी, एक्स, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एंगल, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, हाइपोथेटिकली बना के याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिलहाल के लिए अपन यहीं तक की रोकते हैं। ठीक है, 30 मिनट वैसे ही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।